हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आप सबों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छी चीजें सीख रहे होंगे। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स खत्म हो गया था। और मैंने कल आपको कहा था कि मैं कुछ चीजें ऐसी है अकाउंट्स के लैंग्वेज में, जैसे क्रेडिटर, डेटर, लाइबिलिटीज। तो ये क्या चीजें हैं, मैं इसको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं जब शॉर्ट्स बना रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक पूरा वीडियो ही बना करके आप लोगों के बीच रख दिया जाए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से, जैसे मैं आसान लैंग्वेज में बच्चों की तरह समझाता हूँ, वैसे ही आपको समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, इतना प्यार से पढ़ाने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या उसको कुछ डाउट लग रहा है, तो इसका मतलब है कि लौंडा लतकुछ है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग समझते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। बार बार एक शब्द यूज हो रहा है अकाउंट्स में, जब से डिफिनेशन लिख रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। तो लेन देन होता है ट्रांजेक्शन का मतलब, इतना आपको पता ही होगा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस वाली लेन देन की बात करता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर इवेंट दैट initiates the accounting process। किसको इनिशिएट, ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किसको इनिशिएट करता है, अकाउंटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। किस चीज में, ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम लोग अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फॉर एंटरप्राइजेस, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी कंपनी के लिए जब हम लोग एंट्री लगाते हैं अपने अकाउंट्स के बुक्स में, यानी कि जर्नल में, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइप भी हैं, हम पहले इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला जो टाइप पढ़ते हैं, वो टाइप पढ़ते हैं हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन accounting transactions there is no external involvement। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बाहर का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब इसको बड़ा ही एक मूर्खों वाली भाषा में समझते हैं। इसका एग्जांपल होता है डेप्रिसिएशन। अब ऐसा काहे बोले कि मूर्खों वाला भाषा में समझते हैं, कि ऊपर हो गया पढ़ा लिखा वाला बात। आप मूर्खों वाली भाषा में समझते हैं। अब एक नया टर्म यहाँ पर आपको और मिल रहा है, डेप्रिसिएशन। सर इसका मतलब क्या, डेप्रिसिएशन का मतलब, तो देखिए, जब हम लोग कोई चीजें खरीदते हैं ना, मान लीजिए कि मैं अभी इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कल के डेट में आप मेहरबान हो गए, खूब सारा पैसा वैसा आ रहा है हमको, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो पैसा तो आएगा ना। अब मान लीजिए पैसा आ रहा है हमको, तो हम बोले क्या कि बहुत गर्मी लगता है, ठंडी के समय में तो ठीक है, गर्मी में बहुत गर्मी लगेगा, पंखा चलाएंगे तो आवाज आएगा, खटखट खटखट करेगा, तो समझने में आपको होगा दिक्कत। तो हम खरीद लिए एसी। एसी मान लीजिए हमको पड़ा 30,000 का। 5 साल हम एसी को यूज किए हैं, खूब चलाया है, रेल के एकदम पैसा वसूल। क्या लगता है इसका वैल्यू 30,000 ही रहेगा? नहीं, इसका वैल्यू क्या होगा, साल दर साल घटते चलेगा। और इसी घटने के क्रम को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसका पूरा चैप्टर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में समझाएंगे। और डेप्रिसिएशन कैसे किसी एसेट्स पर लगता है, वो भी हम आपको पूरा क्लियर भी कराते चलेंगे। दूसरा होता है एक्सटर्नल।
नाम से ही पता चल रहा है कि बाहरी है, ये अंदर का बात था, अंदर का मामला। ये कहाँ का मामला है? ये है बाहर का मामला। इसमें लिखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज एक्सटर्नल इन्वॉल्व। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बाहरी चीजें इन्वॉल्व हो रही है। इसका एग्जांपल होता है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। यह कैसा ट्रांजैक्शन है? ये मेरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, बाह्य ट्रांजैक्शन है। एक आंतरिक बताएं आपको और एक बताए हैं बाह्य ट्रांजैक्शन। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है, वो अगला जो पॉइंट है अपना, वो है कैश ट्रांजैक्शन। दुइया को ना लिखवाएं जी, तीसरा होगा। अब नामे से पता चल रहा है कैसा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। तुरंत नगद में तुम पैसा लिए दिए होंगे। सीधा लिखते हैं वेयर कैश इज इन्वॉल्व्ड। बस इसका एग्जांपल बताने का जरूरत आपको नहीं है, क्या कितने पढ़े लिखे तो आप हैं कि वेयर कैश इज इन्वॉल्व आपको समझ में आ जाएगा। अगला है अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वेयर नो कैश इन्वॉल्व्ड, वेयर नो कैश इन्वॉल्व। अब मान लीजिए हम दुकान पे गए, 5 रुपए का बीड़ी लिए, बोले भैया पैसा कल दे देंगे। कैश इन्वॉल्व हुआ ना? मतलब बीड़ी नहीं पीते हैं हम, इतना स्टैंडर्ड खराब नहीं है, लेकिन कैश इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब अपने जान पहचान का फायदा उठा रहे हैं हम। इसमें दो तरह का सेटलमेंट होता है। मोड ऑफ जो सेटलमेंट होता है वो रिलेशन बेसिस पर आधार होता है, रिलेशन बेसिस पे कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है सामने वाले बिजनेस यूनिट के साथ। अगला पॉइंट अब हमको पढ़ना है, ये टाइप्स खत्म हो गया किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अब हमको पढ़ना है अकाउंट्स। ये तो बार बार समझा चुके हैं ना कि क्या होता है। ये होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, अंडर ए पार्टिकुलर हेड। हेड माने मुंडी नहीं। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग एक प्रॉपर वे में करते हैं, और एक जो डेबिट क्रेडिट आपको समझाया है ना, वही है पर्टिकुलर हेड, किसको डेबिट में करना है और किसको क्रेडिट में करना है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल। अब सर कैपिटल क्या होता है? हिंदी में पूंजी बोलते हैं इसको। कोई भी बिजनेस आप ओपन कीजिए, कोई भी काम कीजिए, कुछ ना कुछ पूंजी तो लगता है ना। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में भी मेरा कुछ ना कुछ तो पूंजी लगा होगा। कि मोबाइल बा खरीदे थे, पैसा लगा। स्टैंड खरीदे, पैसा लगा। मार्कर खरीदे, पैसा लगा। बोर्ड खरीदे, पैसा लगा। और इसका इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पढ़ाने में। ये क्या है मेरे लिए? ये सब क्या है? पूंजी लगाए तब ना हुआ जी, इसी को बोलते हैं कैपिटल is the amount invested in the business। लिख लेते हैं बिजनेस किसके द्वारा? प्रोपराइटर के द्वारा। माने कौन? ओनर, मालिक के द्वारा। मालिक है ना पैसा लगाएगा, तुम लगाओगे। ठीक, आगे इसमें भी कुछ टाइप हमको पढ़ना है। अब ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। मान लीजिए हम बिजनेस किए, हमरा बोला कि चलो पूंजी लगाना है, तो हमको बोला गया कि हम ना कपड़ा का दुकान लगा रहे हैं और पार्टनरशिप पे कर लेते हैं। तो बोला कि चलो हम 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तुम भी 5 लाख रुपए लगाओ। हम बोले ना, पैसा ना देंगे। एक तो टर्म है ही ना कि तुम मनी पैसा लगा दोगे। हम बोले ना भैया, पैसा नहीं देंगे। हम क्या देंगे? हम एसेट्स दे देंगे। यानी कि 5 लाख रुपया का तुम मेरे से क्या करो? मेरे से एसेट्स ले लो। तो दो तरीके का मोड होता है। मान लीजिए कि हम क्या किए, हम एक बढ़िया सा काउंटर बनवा दिए,
एसी लगवा दिए, शीशा वीसा लगवा दिए, एकदम मस्त चकाचक करा दिए, 4 को एसी ठोक दिए एकदम पकड़ के पूरा रेल के एकदम कि आदमी देखे तो मजा आ जाए। एक बार जो अंदर बैठ गया, ओह जिंदगी मस्त। तो हम क्या किए, या तो पैसा लगाएंगे या तो संपत्ति कुछ सामान लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इसका कैसा होना चाहिए, हैविंग मनी वैल्यू, पैसे के आधार पर इसका वैल्यू भी होना चाहिए, तभी मेरा ये कंसीडर्ड होगा। इसमें अगला होता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, ये जो पूंजी कोई भी मालिक लगाएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ बोलते हैं। और दूसरा चीज क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी, ओनर का इक्विटी भी बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं नेटवर्थ, और दूसरा क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी। पहला नेटवर्थ जो कि मेरा 0 है, माइनस में है, और दूसरा नाम क्या है, ओनर्स इक्विटी इसका नाम होता है। कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम आपको यहीं पर डिस्कस कराते चलेंगे। फॉर्मूला होता है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब बोलोगे लाइबिलिटी क्या है सर, हर बनाना नहीं है, अगला टॉपिक क्या है, थोड़ा देर बाद लाइबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी क्या बोलते हैं। तो एसेट्स में से क्या घटा देंगे, लाइबिलिटी को घटा देंगे, बोझ जितना है ना मेरा उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा लागत निकल जाएगा, मेरा पूंजी निकल जाएगा। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आगे चले। अगला जो अपना टर्म है वो क्या है, वो है ड्राइंग। ड्राइंग मैंने वो नहीं, शेर कुत्ता बिल्ली बनाने वाला ड्राइंग नहीं है। अब ड्राइंग का मतलब यहाँ क्या है, पैसा लगाए है ना पूंजी, खाली लगाइबे करेंगे कि निकालेंगे भी, तो भैया निकालेंगे भी। बैंक में पैसा जमा करते हो तो क्या जमे छोड़ देते हो कि कहीं निकालते हो, निकालते हो ना। तो निकालने के प्रोसेस को अकाउंट्स के भाषा में क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट withdrawn or goods taken, goods taken by the proprietor for personal use। कैसा काम के लिए निकाल सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल सकते हैं। या तो अब मेरा दोस्त जो था, मेरा पार्टनर, मेरा कपड़ा का दुकान में, वो 5 लाख रुपया दिया, बोला भैया 1 लाख रुपया हम निकालेंगे, ठीक है। घर पे कुछ काम आ गया तो निकाल दिया। हम तो सामान दिए थे, हम बोले कि अब मेरा दिमाग खराब हो गया, घर में बहुत गर्मी लग रहा है, एगो एसी हम ढाप देंगे यहाँ से। एगो एसी हम क्या किए, ढाप दिए, मतलब निकाल लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका असर क्या होगा बिजनेस पे, अब पैसा निकालेंगे तो बिजनेस पे असर होगा, तो क्या असर होगा, इट रिड्यूस, इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ओनर। ये ओनर के पूंजी को क्या कर देगा, घटा देगा। अब सही बात है ना, तुम पैसा लगाए 5 लाख रुपए, 1 लाख निकाल लिए, 5 को ऐसी ठोकवाए थे, एगो ऐसी निकाल दिए, तो पूंजी मेरा क्या होगा, घट जाएगा। अब अगला टॉपिक है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्या होता है, इट मीन्स अमाउंट ओन्ड, ठीक है, अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस। मतलब किसी से कर्जा ले लिए हैं, चुकाना है। अब विजय माल्या तो है नहीं कि भाग जाएंगे, तो पैसा ले तो लिए, अब चुकाना भी है, तो चुकाएंगे तो क्या बन के रह जाएगा मेरे पास, ये बन के रह जाएगा लाइबिलिटी। ठीक है। अब लाइबिलिटी में भी 2 तरह का लाइबिलिटी होता है, जैसे ट्रांजेक्शन में था एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो यहाँ भी एगो इंटरनल है, एगो एक्सटर्नल है। इंटरनल माने क्या, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरनल, लाइबिलिटी का ही टाइप है तो यहाँ लाइबिलिटी ना लिख रहे हैं, कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि छोड़ दिए। liabilities towards
ओनर इन टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी। ओनर्स के बीच का बात होता है, बाहर का बात इसमें नहीं होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब बात करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज का। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बाहरी चीज है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या लिख दें, क्या लिख दे जी, ठीक है, आपको थोड़े पता होगा। टुवर्ड्स आउटसाइड इट टर्म्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब समझिएगा क्या होगा। मान लीजिए राम और श्याम है, दोनों मिलकर वो कंपनी खोला एबीसी लिमिटेड। राम बोला कि भाई 1 करोड़ रुपए हमको उधार पे दे दो। ठीक है, कितना मांग रहा है, 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। जब उधारी मांगना है तो कुछ मांग लो भाई। तो ये किससे लिया, अपने पार्टनर से ना लिया, इसका पार्टनर था। ये कैसा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। अब राम और श्याम दो पार्टनर है, पैसा किससे मांग रहा है, तो पैसा मांग रहा है शिवम भैया से। तो हम तो बाहर हैं, तो अब हम जिसको पैसा देंगे तो इसके ऊपर कैसा लायबिलिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। उम्मीद करते हैं इतना तक तो तुमको समझ में आया होगा। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी दो तरह का लायबिलिटी होता है। ठीक है, एक होता है नॉन करेंट, इसके अंदर दो गो लायबिलिटी होता है। पहला होता है नॉन करेंट और दूसरा होता है करंट। इतना फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं कि करंट और नॉन करंट किसको कहते हैं। तो पहला अपना क्या है कि नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब होता है पेबल आफ्टर 12 मंथ। ऐसा लायबिलिटी जिसको हम 12 महीने के बाद पे करेंगे वो कौन सा होता है, वो होता है नॉन करंट। कैसा लायबिलिटी, जिसको 12 महीने के बाद पे करेंगे वो क्या कहलाता है, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगला होता है इसी में करंट लायबिलिटी। ये हो जाएगा लायबिलिटी पेबल सॉरी विद इन 12 मंथ। इसको 12 महीने के अंदर, करंट लायबिलिटी को कितने महीने के अंदर पे करना पड़ता है, 12 महीने के अंदर खत्म कर दीजिए। और नॉन करंट को आप 12 महीने के बाद खत्म कर सकते हैं। अगला टर्म है अपने पास क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स। अब बिजनेस चला रहे हैं ना, तो बिजनेस चला रहे हैं तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो उधार पुधार पे भी बिकता होगा। तो क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार। क्रेडिट का मतलब क्या, उधार। और जिससे खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आर persons from whom business purchased goods on credit। गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, वो कपड़ा का बहुत बड़ा होलसेलर चला रहा है। हम उसके पास गए, बोले कि भैया हमको 500 जीन्स 500 शर्ट दे दो, पैसा ले लेना बाद में यार, दोस्ती यारी है। तो वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। और हम उसके लिए क्या है, डेटर है। डेटर कौन होता है, डेटर अभी आगे समझाएंगे कि डेटर पर्सन होता है जिससे हमको पैसा लेना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर within 12 months, therefore it treated as
करंट लायबिलिटी। अगर इसको हम 12 मंथ के अंदर पैसा दे देंगे, ये कैसा लायबिलिटी होगा? करंट। और 12 मंथ के बाद देंगे तो ये कैसा लायबिलिटी हो जाएगा? नॉन करंट। ठीक है, अगला है डेटर। ठीक है, डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom money is receivable to the business, to the business on a account of credit sale। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा बात। अभी अपने दोस्त से क्या पर लाए थे? उधार पे सामान लाए थे, तो मेरा दोस्त मेरे लिए क्या? क्रेडिटर। अब हमको उसको पैसा चुकाना है, उसको मेरे से पैसा लेना है, हम उसके लिए क्या? डेटर। अब आपका भी बहुत सारा दोस्त होगा जो आपसे 100 रुपया 200 रुपया लेके घूम रहा होगा, पैसा दिया नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जाके बोलिएगा कि डेटर, क्रेडिटर। ठीक है, अकाउंट्स वाला भाषा में गाली दे सकते हैं आप। और जनरली क्या होता है कि इसमें एक बात आता है डेटर वाले टर्म में कि करंट एसेट्स, ये भी आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा। ये क्या होता है? जैसे करंट लायबिलिटी था वैसे करंट एसेट्स भी है। हाँ, वैसे ही है। अगर हम 12 महीना के अंदर पैसा दे देंगे, 12 मंथ के अंदर, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स। क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। समझ गए? एसेट्स का मतलब आपको पता है, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ऐसा चीज जिसको हम लोग बिजनेस में लगा करके पैसा कमाते हैं। अभी अगला टर्म अपना वही है, एसेट्स। द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स the rights which are owned or controlled by an organization। एसेट्स का मतलब ऐसा चीज जिससे फ्यूचर में हमको क्या हो सकता है? बेनिफिट हो सकता है, मेरा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और वो किसी संस्था के द्वारा ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए कल के डेट में हम क्या किए कि बहुत सारा बच्चा हमको प्यार किया कि भैया पढ़ाते हैं, चलो भैया का मदद करते हैं, बहुत सारा सब्सक्राइबर हो गया। अब हम क्या किए कि आनंद फानंद में वो कोचिंग खोल दिए। अब कोचिंग में क्या लगाएंगे? डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे, एसी लगाएंगे। ये सब चीजें, पंखा है, एसी है, ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, मेरा कैमरा स्टैंड, ये सब क्या है? ये सब मेरे लिए संपत्ति है। क्यों संपत्ति है? क्योंकि इन्हीं चीजों से हमको क्या मिलेगा? माल पानी मिलेगा ना। कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? शिवम कॉमर्स वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू क्या किया जाएगा? कंट्रोल भी किया जाएगा। अब एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द इंटरप्राइजेस। एसेट्स एक ऐसी संपत्ति होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी इंटरप्राइजेस के द्वारा ओन की जाती है। इसका एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? तो लैंड लिख सकते हैं, मशीन लिख सकते हैं, फर्नीचर इटीसी। ये सब हम लोग कहाँ लिख सकते हैं? एसेट्स में लिख सकते हैं। अब एसेट्स भी कई तरह के होते हैं। एसेट्स 3 तरह के होते हैं। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के। पहला एसेट्स क्या होता है? एक होता है नॉन करंट, दूसरा होता है करंट, और तीसरा क्या होता है? फिक्टिशियस। 3 तरह का एसेट्स होता है, जिसमें से मैंने आपको क्या बता रखा है? करंट बता रखा है कि 12 महीने के अंदर अगर डेटर मेरा पैसा दे देता है तो मेरा करंट एसेट्स हो जाएगा। 12 महीना के बाद अगर देगा तो नॉन करंट हो जाएगा। अब आपको बताना है सिर्फ फिक्टिशियस। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समझते हैं पहले नॉन करंट एसेट्स को, थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो एक तो ये ऐसा एसेट्स होता है जो हमारे पास नॉट फॉर सेल होता है, बेचने के लिए नहीं होता, और उसको हम लोग कितने मंथ के लिए होल्ड करते हैं? उसको हम लोग 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं। मान लीजिए कोई एसी खरीदे हैं, अगर 12 महीने से पहले हम खरीदे और खरीदने के 12 महीने के अंदर अंदर बेच डाले,
तो क्या वो नॉन करंट है? नहीं। नॉन करंट का मतलब 12 महीना से ऊपर टिकाएंगे तब नॉन करंट होगा। अब नॉन करंट का भी दो टाइप होता है, एक होता है टेंजिएबल एसेट्स और एक होता है अपना नॉन टेंजिएबल एसेट्स। टेंजिएबल एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड, दैट मीन्स दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसा एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर, जैसे मेरा ये बोर्ड मेरे लिए एसेट्स है, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। तो है तो कौन सा एसेट्स हो गया? टेंजिबल एसेट्स। 12 महीने से ज्यादा तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी तो आप उस लेवल पे लेके जाओगे नहीं कि मैं अचानक से 2 महीने बाद ही डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊं। तो 12 महीने के तक यूज होगा, 12 महीने के बाद भी यूज होगा। इसका मतलब कैसा है? करंट, नॉन करंट एसेट्स है। अगला नॉन टेंजिबल, दीज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक इसका उल्टा, ऐसा एसेट्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि गुडविल और कॉपीराइट। अब भैया ये गुडविल और कॉपीराइट क्या बोल दिए आप, मतलब पल्ले परा नहीं, दिमाग हैंग कर गया। अब यहाँ पर समझिए, जैसे आप यहाँ पर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा चाहे बुरा लग रहा होगा, बुरा तो लगेगा नहीं, अच्छा ही लगना चाहिए भाई, सोच लो, ठीक है। तो आप किसी के पास गए और बोले कि देखो शिवम भैया पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है, ये मेरा तारीफ हो रहा है ना। अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं गुडविल, मेरा इमेज अच्छा क्रिएट कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। इसको छू सकते हो? नहीं ना छू सकते, सिर्फ लोग को बता सकते हैं। गुडविल हो गया। कॉपीराइट, अभी हम अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मान लो कोई आदमी आया मेरा वीडियो उठाया और डाल दिया, हम कॉपीराइट मार देंगे? मेरा तो मेरा ही ना है, बस। तो क्या कॉपीराइट को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो ये होता है नॉन करंट एसेट्स। दोस्तों इस चैप्टर में अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे डील करना बचा हुआ है, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। कल इसका पार्ट 2 जो है, कल इसका पार्ट 2 आएगा और उसमें हम इसको पूरा कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए, क्योंकि लंबा होगा आप फिर पढ़ना नहीं चाहोगे, ठीक है ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करो। अब देखा करो भाई, व्यूज नहीं जाता तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता हमको। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बीच हम रहे, हम अच्छे से पढ़ाएं। तो बड़ा भाई समझकर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ, चंद लोग मुझसे भी प्यार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।